हेलो एवरीवन, आई एम सनी देवंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बातें कर रहे थे और हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात चल रही थी हमारी, ठीक है। और अगर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो आप लोग जानते हो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पोर्शन है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पोर्शन है, ठीक है। एडवांस मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसी का ही एक पोर्शन है और हमने इसके करीब 4 पार्ट पढ़ लिए थे। ये आज आपका 5वां पार्ट है, ठीक है ना। और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कौन से एंगल की बात करेंगे? ट्राइंगल की बात करेंगे। सर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, है ना, 90 डिग्री का होगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 2 बातें क्लियर करी थी, क्या क्या? एक तो हम लोगों ने पढ़ा था 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। और हमने क्या बात करी थी? सर साइड की अगर बात करेंगे तो 30 के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 90 के सामने वाली साइड हमेशा और हमेशा उसका क्या हो जाएगी? डबल। डबल का मतलब ये 2 हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 30 के सामने वाली साइड अगर 100 मीटर है तो आप मुझे बताओ 90 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी? सर ये हो जाएगी 200 मीटर, ठीक है। या फिर ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 90 के सामने वाली साइड जितनी भी होगी 30 के सामने वाली साइड उसकी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 90 के सामने वाली साइड दे रखी है हमें 250 मीटर, तो अब आप मुझे बताओ 30 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी? सर इसका आधा कर दीजिए और आधा करेंगे तो कितना आने वाला है? 125 मीटर, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 60 डिग्री के सामने वाली साइड निकालनी है तो कैसे निकालोगे? सर अगर 60 के सामने वाली साइड निकालनी है तो फिर वो किससे निकालते हैं? 30 से। 30 के सामने जितना भी होगा 60 के सामने वाली जो साइड होगी उसका हमेशा और हमेशा कितना होगी? √3 टाइम्स हो जाएगी। जैसे 30 के सामने वाली साइड 100 है तो ये कितना होने वाली है? 100 √3। तो एक तो हमने ये बात करी थी 30, 60, 90 की, और दूसरी हम लोगों ने बातें कर ली थी सर 45 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में ना, ये भी बात करी थी। कैसे बात करी थी? 45 के सामने वाली साइड अगर 1 है तो दूसरे 45 के सामने वाली साइड भी कितनी होगी? 1, क्योंकि एंगल इक्वल है तो सामने वाली साइड्स भी कैसे हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। 90 के सामने वाली साइड की अगर बात करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगी? √2 टाइम्स। जैसे मान लीजिए इस 45 के सामने वाली साइड दे रखी है हमें 50 मीटर, तो दूसरे 45 के सामने वाली साइड भी कितनी होगी? 50 मीटर। और 90 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी? 50 √2 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ें ये हम लोगों ने बातें कर ली थी। उसके बाद में और क्या क्या छोटी छोटी बातें करी थी। तीसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, हम लोगों ने ये बात करी थी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और नीचे 2 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और दूसरा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ से रेशियो कितना आता है? ये रेशियो आता है 1:2। फिर हम लोगों ने बात करी थी, ऐसे 3 डायग्राम बनते थे हमारे पास में, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि मान लीजिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1:√3-1, ठीक है ना, √3-1 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने बातें करी थी क्या? जैसे फिर एक और डायग्राम बन सकता है, कौन सा था? सर अभी तो एंगल हो गया 30-60, 30-45, एक एंगल और हो सकता है 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी रेशियो कितना होता है? 1:√3-1। और मैंने आपको यही बताया था जैसे जैसे आप टावर की तरफ आते जाओगे एंगल जो है वो बढ़ता रहेगा। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, ये वाला एंगल कम होगा, फिर धीरे धीरे पास आओगे तो बढ़ेगा 60 डिग्री, फिर ये कितना हो गया हमारे पास में? 90 डिग्री हो जाएगा। इसी टाइप से देखो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब धीरे धीरे अगर आप नज़दीक आओगे तो बढ़ेगा 45, फिर धीरे धीरे आओगे तो 90 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे ये 45 डिग्री है, धीरे धीरे नज़दीक आओगे तो ये 60 डिग्री, फिर धीरे धीरे और नज़दीक आओगे तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें कर ली थी। फिर इसी में ही मैंने आप लोगों को एक चीज़ और पढ़ाई थी अभी कल, या जो लास्ट क्लास थी ना अपनी 4th वाली क्लास थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे मान लीजिए अगर मान लो इसकी हाइट हो गई h और नीचे वाली डिस्टेंस दे दी यहाँ से लेकर यहाँ तक d, ये वाला एंगल हमने बोल दिया θ1 और ये वाला एंगल बोल दिया θ2। तो मुझे बताओ d और h में क्या रिलेशन निकल के आएगा? तो आप लोग कहोगे कि सर d और h में रिलेशन निकल के आता है, d इक्वल होता है h इंटू कॉट θ1 माइनस का कॉट θ2। बताया था। अब जिन बच्चों को याद नहीं है वो एक बार मेरी क्लास को जाके देख लीजिए, पूरा प्रूफ करवाया था बकाया था। एग्जाम में कई बार ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। डी इक्वल क्या होता है हमारे पास में? h इंटू कॉट θ1 माइनस का कॉट θ2, ठीक है। और कॉट किसका उल्टा होता है? सर कॉट उल्टा होता है हमेशा और हमेशा टेन का, है ना। टेन का उल्टा होता है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी क्या कि देखिए मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर या फिर हम लोग कहेंगे लंब।
90 के सामने वाली साइड को हमेशा और हमेशा हम लोग नाम देते हैं कर्ण, या फिर इसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके अलावा जो साइड बच गई उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, बेस, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, आधार, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो टेन थीटा होता है उल्टा, कॉट थीटा टेन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। टेन थीटा जो आपका होता है वो होता है आपका लंब बट्टा आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, ये होता है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बट्टा लंब, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब जैसे तो मैं आपको वैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिए क्या, कि यहाँ पे एक बार ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार यूज़ में भी आ सकती है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, जैसे अगर हमारे देखो हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। एक तो होता है साइन थीटा, है ना, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है, चौथा होता है हमारे पास कॉट थीटा, पांचवा होता है हमारे पास में सेक थीटा, और एक लास्ट वन होता है हमारे पास में कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखो इनको जो याद करने की ट्रिक है वो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वालों की बात करते हैं तो लाल बट्टा कक्का से बात करते हैं, लाल बट्टा कक्का पढ़ते हैं, ठीक है। लाल बट्टी कक्के का मतलब पहले साइन आता है, साइन का मतलब लंब बट्टा कर्ण, मतलब साइन क्या हो जाएगा आपका, लंब बट्टा कर्ण का, लंब बट्टा कर्ण मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर कॉस थीटा की बात करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है आपका आधार बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की अगर हम लोग बात करेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा की बात करेंगे तो क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की बात करेंगे तो देखो ये जो कॉट होता है ना, ये कॉट टेन का उल्टा होता है, उसी टाइप से ये जो सेक होता है ना, ये वाला सेक इस कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसे कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा ये आपका साइन का उल्टा होता है, ये जो साइन है ना इसका उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा हो जाएगा। कॉसेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, आपका साइन का उल्टा होता है। अब साइन का उल्टा करोगे तो ये लंब बट्टा कर्ण है, तो ये कितना आ जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या ट्रिक याद करी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, ऐसे याद किया था हमने। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। फिर इनका जस्ट अपोजिट कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती है, तो इनका आज की क्लास में यूज़ आने वाला है थोड़ा बहुत, तो हम लोग इनको भी ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ समझाई थी मैंने आपको, क्या समझाई थी, मान लीजिए कोई भी दो टावर दी हुई है, एक टावर ये हो गई और दूसरी टावर ये हो गई। अगर आपसे कहा जाए कि पहली टावर के टॉप से दूसरी टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहली टावर के शीर्ष से दूसरी टावर के शीर्ष पर अगर उन्नयन कोण बनाया जाएगा, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर कोण बनेगा, है ना। अगर उन्नयन कोण बनाया जाएगा इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ एंगल बनाना है। अब ऊपर की तरफ अगर आप एंगल बनाओगे इसका मतलब ये जो दूसरी वाली टावर है उसकी जो हाइट होगी ना, वो ध्यान रखना इस पहली वाली टावर की हाइट से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर पहली वाली टावर के शीर्ष से दूसरी वाली टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण बनाया जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है, इसका मतलब दूसरी वाली जो टावर है उसकी हाइट ज़्यादा होगी, पहली वाली की हाइट क्या हो जाएगी, कम। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये पहली वाली टावर है और ये पहली टावर हो गई और ये दूसरी वाली टावर है। अब आपसे कहा गया कि पहली टावर के टॉप से दूसरी टावर के टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जा रहा है, मतलब अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कहाँ पे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, तो ध्यान रखना तब दूसरी टावर की हाइट कम हो जाएगी और पहली वाली टावर की हाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर यहाँ पे आपका बन रहा है अवनमन कोण तो ध्यान रखना दूसरी वाली की हाइट कम होगी, और अगर बन रहा है उन्नयन कोण तो ध्यान रखना दूसरी वाली की हाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बताओ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या। चले हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे कहा गया सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करते हैं। एक टावर जिसकी लंबाई 60 मीटर है कि शीर्ष बिंदु से एक खंबे के शीर्ष बिंदु तथा आधार बिंदु पर बनने वाले अवनमन कोण, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब सर ये टावर है और टावर के टॉप पॉइंट से
एक पोल दिया हुआ है खंबा, ठीक है ना, पोल पर मतलब खंबे के टॉप पर, इसको हमने ए नाम दे दिया, जो टावर का टॉप है उसको ए नाम दे दिया, टावर के शीर्ष को, खंबे के टॉप को हमने बी नाम दे दिया, और खंबे का जो ये आधार है नीचे वाला बेस पॉइंट उसको सी नाम दे दिया। हमसे कहा गया कि टावर जिसकी लंबाई दे रखी है 60 मीटर, ये वाली लेंथ दे रखी है 60 मीटर। अब कहा गया शीर्ष बिंदु से, यहाँ से खंबे के शीर्ष बिंदु तथा आधार बिंदु पर बनने वाले अवनमन, मतलब यहाँ से खंबे के शीर्ष बिंदु पर अवनमन और आधार पर अवनमन। अवनमन कोण का मतलब, इसका मतलब खंबे की हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, अवनमन कोण बोल रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने कितने बने हुए हैं, यहाँ पर टॉप पर तो कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, है ना, और यहाँ पे बेस की अगर बात करेंगे तो कितना बन रहा है 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया, इस खंबे की हाइट कितनी होगी, एच की वैल्यू ये पूछी गई है हमसे, है ना, खंबे की हाइट पूछी गई है। देखो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया हुआ है कितना 60 मीटर, ए बी सी डी और इसको नाम दे दो ई। सबसे पहले अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं ए डी सी की, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब मुझे बताओ 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 60 मीटर, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड छोटी होगी या बड़ी होगी, आप लोग कहोगे सर छोटी होगी, और छोटा करने के लिए √3 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे ना, 60/√3 ये लीजिए, है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आ गई और डिस्टेंस आ गई। अब मुझे बताओ डी से लेकर सी तक की जो लेंथ होगी, क्या वही लेंथ यहाँ से लेकर ई से लेकर बी तक की होगी क्या, आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल, ये भी कितनी होने वाली है 60/√3। अब देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं ए ई बी की, जिसमें एंगल कितना 45, छोटे वाले ट्रायंगल की ए ई बी की, ये 45 है, तो अब आप मुझे बताओ क्या ये पूरा एंगल भी 45 डिग्री होगा क्या, हाँ सर। अब मुझे बताओ इस 45 के सामने वाली साइड कितनी है 60/√3, तो इस 45 के सामने वाली साइड मतलब ए से लेकर ई तक ये भी कितनी होने वाली है 60/√3 होने वाली है ना। अब हमें चाहिए ई से लेकर डी तक की लेंथ, ई से लेकर डी तक की लेंथ बताओ कैसे निकालोगे, तो आप लोग कहोगे सर कंप्लीट लेंथ में से एडी में से, और एडी की लेंथ कितनी है कंप्लीट 60, सर इस कंप्लीट लेंथ एडी में से इसको ए से लेकर ई तक को क्या कर दो माइनस कर दो, है ना, और ऐसे ई तक की लेंथ कितनी है 60/√3, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि जो लेंथ ई से लेकर डी तक की होगी वही लेंथ किसकी होगी बी सी की होगी। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, यहाँ पे नीचे √3 दिया हुआ है, तो क्या हम लोग ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, जी सर, √3 × √3 कितना 3 हो गया, 3 से ये जो 60 होगा वो कितने टाइम्स कटेगा 20 टाइम्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 - 20/√3, यहाँ पे 20 कॉमन ले लीजिए, जैसे आप यहाँ से 20 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 20 × 60 और ये कितना आ गया √3, इसका मतलब ईडी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20 × 3 - √3। मुझे बताओ जितना ईडी होगा क्या उतना ही बीसी होगा क्या, हाँ सर बीसी की लेंथ पता करनी है, तो 20 × 3 - √3 कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारे पास में, सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, बताइए फटाफट से, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, हमसे क्या कहा गया है, किसी सड़क के विपरीत ओर, ये मान लीजिए ये सड़क है, विपरीत ओर दोनों तरफ ऊर्ध्वाधर खंबे, एक खंबा ये और दूसरा खंबा इधर होगा, लेकिन दूसरे खंबे की लेंथ कितनी होगी वो हमें नहीं पता, तो हम कैसे पता करेंगे। हमसे कहा गया यदि एक खंबे की लंबाई 108 मीटर है तथा इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष, मतलब इस खंबे के टॉप से दूसरे खंबे के टॉप और आधार पर बनने वाले अवनमन, मतलब ये जो 108 मीटर वाला खंबा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है 108 मीटर, इसकी टॉप से दूसरे खंबे के टॉप पर मतलब यहाँ पर शीर्ष पर अवनमन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसके बेस पर जो दूसरा खंबा है ना उसके बेस पर कहा गया ना, खंबे के शीर्ष तथा आधार पर बनने वाले अवनमन कोण, ये कोण दिया हुआ है ना, एंगल है ये, कितने कितने 30 और 60, ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, दूसरे खंबे की लंबाई, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, इसको हमने सी नाम दे दिया, इसको डी बोल दिया और इसको हमने ई नाम दे दिया, ठीक है ना। ये कहा गया हमसे बी से लेकर सी तक की लेंथ पूछिए, ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री।
अब मुझे बताओ 60 के सामने वाली साइड कितनी है 108। तो आप मुझे बताओ 30 के सामने वाली साइड, क्योंकि हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए डी सी की है ना, इसकी बात कर रहे हैं ना अब हम। तो 60 के सामने वाली साइड 108 है, तो 30 के सामने वाली साइड छोटी होगी या बड़ी, छोटी होगी, ठीक है। तो इस छोटा करने के लिए √3 से क्या कर दोगे डिवाइड। अब देखो ये आ गया 108/√3। अब या तो इसको यहाँ तक ही रख सकते हैं या फिर अभी इसको चेंज कर लो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो √3 से। जैसे आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे √3 × √3 कितना आ गया 3, 3 से इसको काट दीजिए, कितने बार कटेगा 3 3 × 9 और 3 6 × 18, मतलब ये आ गई 36/√3। मुझे बताओ डी से लेकर सी तक की लेंथ और ई से लेकर बी तक की लेंथ क्या दोनों सेम होंगी क्या? हाँ सर, ये भी कितने आने वाली है 36/√3। अब देखो अभी तो हमने बात करी इस वाले ट्राइंगल की ए डी सी की, अब बात करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल की ए ई बी की, इसकी बात करते हैं ना। ये बताओ ये वाला एंगल कितना है 30, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 60। अब मुझे बताओ 60 के सामने वाली साइड कितनी है 36/√3। तो बताओ 30 के सामने वाली साइड मतलब ए से लेकर ही छोटी होगी या बड़ी? तो आप लोग कहोगे सर छोटी होगी। अब छोटा करने के लिए आप लोग डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? सर हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 36। इसका मतलब ए से लेकर ई तक की लेंथ कितनी आ गई 36। हमें चाहिए ई से लेकर डी तक की लेंथ, तो ई डी की लेंथ कैसे निकालोगे? सर यहाँ से निकाल देंगे 108 माइनस टोटल डिस्टेंस में देखो 108 में से माइनस कर दो 36 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 72। और जितनी ईडी की लेंथ आएगी क्या उतनी ही बीसी की लेंथ आएगी क्या? जी सर, ये भी कितना होने वाला है 72। कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारे सामने? बी ऑप्शन। बताइए किसी को कोई समस्या आ गया ना समझ में सभी को? चलिए आ जाइए। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर रखा है ना, सॉल्यूशन नंबर जो 3 है ये वाला क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। देख लेना आप पीछे वाली जो मेरी क्लासेस है 3rd या 4th क्लास में क्या होगा, वर्गाकार फुटबॉल मैदान बनाया हुआ था। देखो ऐसा यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ था, सामने वो विकर्णवत देखता है, यहाँ पे डायगोनली एक पोल खड़ा हुआ था, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया हुआ है 60 डिग्री। फिर वो पीछे की तरफ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री, और कितना जाता है यहाँ से वो 80 मीटर की दूरी पर जाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया इस वर्गाकार जो मैदान है उसकी लेंथ पूछी गई थी, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, देख लेना। इस वाले क्वेश्चन को देखो यार, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 4। देखो अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी यार, यहाँ पे कोई भी एक टावर दी हुई है H, यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, मान लिया हमने ये θ1, ये एंगल मान लिया θ2, और यहाँ पे ये हमने मान लिया D। अब मुझे बताओ D और H में क्या रिलेशन होता है? अब यही बताया था, तो आप कहोगे सर D इक्वल होता है H × cot θ1 माइनस का cot θ2, यही होता है। चलो ठीक है ना, ये वाला रिलेशन होता है D इक्वल H × cot θ1 माइनस का cot θ2। अब यहाँ से देखो हमसे क्या कहा गया, एट ए पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ ए मोन्यूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the monument is found to be such that its tangent is 1/5। tangent की बात कर रहे हैं, tangent का मतलब हो गया आपका tan थीटा, ठीक है ना। tangent की बात कर रहे हैं मतलब tan की बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना। tangent कितना है 1/5। अब यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास में, और इस पॉइंट से ये जो आपकी टावर दी गई है ना, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है उसका टेंजेंट दिया हुआ है 1/5, मतलब tan θ1 की वैल्यू गिवन है हमें, और tan θ1 की वैल्यू कितनी गिवन है 1/5। अब मुझे बताओ tan θ1 चाहिए कि हमें cot θ1 चाहिए? हमें तो cot θ1 चाहिए, तो tan θ का उल्टा जस्ट अपोजिट कर दो इसका, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा cot θ1, और ये कितना हो गया हमारे पास में 5, ठीक है। बस यही कहा गया था किसी स्मारक, ये जो स्मारक है ना, स्मारक के आधार से, यहाँ से आधार से सीधी रेखा की बिंदु पर, ठीक है ना, सीधी रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का मतलब टॉप का उन्नयन कोण, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन इतना पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5, मतलब tan θ1 दिया हुआ है 1/5। अब कहा गया इस स्मारक की ओर 138 मीटर, मतलब इस तरफ हम चल रहे कितना 138 मीटर, मतलब इस D की वैल्यू गिवन है हमें 138 मीटर, हम इस तरफ चल रहे हैं। चलने पर उसका सीकेंट का मतलब सेक की वैल्यू बोल रहा है, सीकेंट का मतलब होता है वो सेक, है ना। कितना पाया गया √193/12, मतलब ये θ2 की बात कर रहा है, तो सेक θ2 ये गिवन है हमें,
और कितना गिवन है सर, ये दिया हुआ है √193 डिवाइडेड बाई 12, ये दिया हुआ है। अब हमें सेक थीटा 2 तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, कॉट थीटा 2 चाहिए। तो हमसे पूछी गई है उसकी हाइट। अब देखो हमारे पास में हाइट पूछी गई है तो डिस्टेंस भी दी गई है, कॉट थीटा 1 भी आ गया। अगर कॉट थीटा 2 निकाल लेते हैं ना हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे कॉट थीटा 2, वो यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको। मुझे बताओ सेक थीटा 2, सेक किसका अपोजिट होता है, ये होता है कॉस का। अभी भी बताया था जो आपकी फर्स्ट वाली स्लाइड थी, देखो सेक, ये रहा सेक। और सेक क्या होता है आपका, सेक होता है कर्ण बटा आधार, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। मतलब ये तो दिया हुआ है हमारे पास में कर्ण हाइपोटेनियस, और ये क्या दिया हुआ है, बेस, मतलब कि आधार हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि परपेंडिकुलर कितना आएगा, लंब कितना आएगा, तो आप लोग कहोगे, देखो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आप लोगों ने, और पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मान लीजिए थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका लंब हो गया, ये आपका बेस आधार हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया आपका, ठीक है ना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे सर, यहाँ से इस बेस को इधर लाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं कि सर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे, √193 का स्क्वायर करोगे तो रूट से तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है स्क्वायर करने पे, ये कितना आएगा 193, माइनस बेस का स्क्वायर करोगे मतलब 12 का स्क्वायर कितना होने वाला है सर 144। जैसे ही माइनस करोगे 193 माइनस 144 कितना आ जाएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 7। इसका मतलब हमारे पास में ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो कितना आ रहा है 7। अब हमें चाहिए कॉट थीटा 2। तो मुझे बताओ कॉट क्या होता है सर, ये कॉट होता है हमारे पास में, देखो 10 तब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, आधार बट्टा लंब। अब आधार कितना दिया हुआ है सर, आधार दिया हुआ है 12, और लंब कितना आ गया हमारे पास में 7, ठीक है। देखो कॉट थीटा 1 की वैल्यू भी आ गई, कॉट थीटा 2 की वैल्यू भी आ गई, और डी की वैल्यू भी गिवन है। हमें क्या निकालना है एच। तो बस इस वाले फॉर्मूले में जो ये दिखाई दे रहा है ना, डी इक्वल एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे तो डी 138 इंटू एच कॉट थीटा 1, कॉट थीटा 1 कितना है 5, माइनस कॉट थीटा 2, कॉट थीटा 2 कितना आ गया सर, ये आ गया 12/7, है ना, ये 12/7 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये 138 इक्वल एच इंटू, इसको इधर ले जाओ, 7 5 से 35 35, और 35 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 23/7। अब मुझे बताओ 23 से 138 कितने टाइम्स कटेगा, देखो लास्ट में 8 है और यहाँ पे लास्ट में 3 है, 3 से इतने टाइम्स काटोगे लास्ट में 8 आ जाए। तो आप लोग कहोगे कि सर 3 6 जा 18, 3 छीके 18, 6 बार कट सकता है ये, है ना, तो 6 बार कटेगा। 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू 6 इंटू 7 मतलब 42 मीटर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे 42 मीटर मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारे पास में, सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तो इसमें सीकेंट भी दिया हुआ है और इसमें टेंजेंट भी दिया हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए कॉट चाहिए, तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ को, ठीक है ना, कॉटेंजेंट चाहिए हमें, तो आप लोग इस वाली चीज़ को ध्यान रखना कैसे निकालोगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्या कहा गया, एक पतंग जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब हाइट दी हुई है ऊंचाई पर। मैंने आपसे कहा था जब भी हाइट की बात करेंगे ना तो हाइट का मतलब हमें इसकी वर्टिकल हाइट लेनी है, ठीक है ना। हाइट का मतलब कौन सी हाइट लोगे, वर्टिकल हाइट, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है सर। और कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 75 मीटर की ऊंचाई पर। यदि पतंग का धागा, ठीक है, अब यहीं से उड़ रही होगी, यहाँ से उड़ रही होगी पतंग आपकी, ऐसे सीधी तो उड़ नहीं सकती पतंग, तो यहाँ पे आपकी ऐसे तो उड़ नहीं सकती, तो ऐसे उड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, ये पतंग का धागा हो गया आपका, ए से लेकर बी तक, ये ज़मीन हो गई आपकी, है ना, ये आपका ग्राउंड हो गया, और यहाँ से एंगल कितना दिया हुआ है x डिग्री, है ना। और ये भी कहा गया है कि कॉट x दिया हुआ है हमें 8/15, ठीक है।
मैं आपको एक ट्रिपलेट याद करवाऊंगा कि 8 और 15 जो होता है ना, 8 15 के साथ वाली जो साइड होती है वो होती है हमारे पास में 17। 8 15 और 17, ठीक है ना। 8 और 15 के साथ वाली जो साइड होती है वो कितनी होती है हमारे पास में 17। 8 और 15 के साथ वाली जो 6 साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 70, ठीक है। हेलो, हाँ जाबर, बस आ गया, 5 मिनट में आ गया भाई, है ना। 5 मिनट में आ गया बस, है ना। ठीक। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट याद करेंगे हम लोग 8 15 और 17 का, ठीक है ना। 8 15 और 17 का, ठीक है। और वैसे भी देखो कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमारे पास में, ये हो जाएगा देखो 10 क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बट्टा लंब। ये हो गया हमारे पास में, है ना, आधार बट्टा लंब हो गया। अब यहाँ से अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण कैसे निकालोगे सर? कर्ण निकालेंगे हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225, और 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। 225 प्लस 64 कितना आ गया 289, और 289 का मतलब कितना आ गया हमारे पास में 17 आ गया, है ना। 17 आ गया हमारे पास में। तो ऐसे मैं आपको ट्रिपलेट याद करवाऊंगा 8 और 15 के साथ में, आप डायरेक्ट याद रखना कितना आने वाला है 17। इसका मतलब यहाँ से कर्ण कितना आ गया हमारे पास में 17 आ गया। चलो ठीक है। अब हमसे कहा गया कि धागे में कोई ढील नहीं है, धागे की लंबाई मतलब ए बी की लेंथ निकालनी है। ए बी का मतलब ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई ना, ये क्या हो गया हमारे पास में कर्ण हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, ये कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, हाइपोटेनस, और ये लंब दिया हुआ है। कर्ण और लंब किस में आते हैं? साइन में आते हैं। साइन एक्स बराबर क्या होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, यही होता है ना। और लंब का मतलब कितना 75, और कर्ण का मतलब कितना, यह हमें फाइंड करना है ए बी। तो साइन एक्स की वैल्यू 75 अपॉन ए बी, यहाँ से साइन एक्स निकालो। तो यहाँ से साइन एक्स निकालो कि लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है सर, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15, और कर्ण कितना दिया हुआ है 17, है ना। ये भी साइन एक्स, ये भी साइन एक्स, दोनों को इक्वल कर दो। तो 75 अपॉन ए बी इक्वल 15 अपॉन 17, है ना। तो यहाँ से काट दो, 15 से काट दो 5 बार, 15 5 75। ए बी को उधर ले जाओ, 17 को इधर ले आओ। तो ए बी की वैल्यू कितनी आने वाली है 17 5 85, मतलब 85। कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारे पास में? ई ऑप्शन जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो हमसे क्या कहा गया है सॉल्यूशन नंबर 6 में, एक नौसेना कप्तान 4√3 - 1 मीटर प्रति सेकंड, मतलब इसकी स्पीड दी गई है। और स्पीड कितनी दी गई है सर? ये दी गई है 4√3 - 1 मीटर पर सेकंड में ना, स्पीड दी गई है। मतलब एक सेकंड में कितने मीटर चल रहा है वो 4 × √3 - 1 मीटर। लाइट हाउस से दूर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस से वो क्या कर रहा है दूर जा रहा है। ये लीजिए, लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45, ये लाइट हाउस की चोटी हो गई, ये लाइट हाउस हो गया। ये लाइट हाउस की हाइट हमने h मान ली, ठीक है। और यहाँ से वो एंगल कितना हो रहा है, पहला एंगल कितना था 60 डिग्री, अब यहाँ से वो एंगल कितना हो गया 60 से कितना होने वाला है 45 डिग्री। ये लीजिए ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 60 से 45 डिग्री होने में उसे कितने मिनट लगते हैं? 1 मिनट लगते हैं। ये लीजिए 1 मिनट लग गया। तो हमसे क्या कहा गया लाइट हाउस की ऊंचाई, हाइट पूछी गई है हमसे कि ये लाइट हाउस की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। अब पहले तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये ए बी और ये कितना हो गया सी, और ये डी, बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? देखो स्पीड दी है, स्पीड कितनी दी है कि एक सेकंड में वो कितना चल रहा है 4 × √3 - 1। तो एक मिनट का मतलब कितना 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितना चलेगा? तो सर 4√3 - 1 ये एक सेकंड में चल रहा है, तो 60 सेकंड में चलाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इतना मीटर चलेगा वो, ठीक है ना, इतना मीटर चल लेगा वो। मतलब ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास सी से लेकर बी तक की। अब मुझे बताओ जब भी एंगल 60 और 45 होगा तो रेशियो क्या होता है सर? ये रेशियो होता है 1/√3 - 1, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, ये डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो √3 - 1 की वैल्यू गिवन है, √3 - 1 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? ये आ गई सर 4√3 - 1 × 60, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है √3 - 1 की, तो आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 की वैल्यू कितनी आने वाली है? ये आ जाएगी 4 × √3 - 1 × 60 डिवाइडेड बाई √3 - 1, और इंटू में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो √3 - 1 से √3 - 1 कट गया, तो 6 से 4 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में 240,
ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई 240, मतलब यहाँ की वैल्यू आ गई हमारे पास में 240 मीटर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 240, तो 60 के सामने वाली साइड बड़ी होगी, और बड़ा करने के लिए आप √3 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, मतलब आंसर कितना आने वाला है 240/√3, मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमसे कहा गया है एक नहर के दोनों तट बोल रहा है, ठीक है ना, ये 2 तट मान लेते हैं, ठीक है, दोनों तट सीधे और समांतर ABC 3 व्यक्ति है, जिसमें से A एक तट पर खड़ा हुआ है, A तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और B और C सामने वाले तट पर खड़े हुए हैं। ये लीजिए B और C, B को लगता है कि कोण ACB, ठीक है, B को लगता है कि कोण ACB, एंगल ACB की बात कर रहे हैं, ये कोण दिया हुआ है एंगल ACB कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। जबकि C को लगता है कि एंगल ABC कितना है 60 डिग्री, एंगल ABC ये 60। अब आप मुझे बताओ ये 60 ये 30, तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, सर ये होने वाला है 90 डिग्री। फिर क्या कहा गया, B और C 100 मीटर की दूरी पर, मतलब BC की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है हमें 100 मीटर दे रखी है। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखिए ये मान लीजिए कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है AB और C, ये एंगल थीटा मान लो, इसके सामने वाले को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब हो गया, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है, और ये आपका क्या हो गया आधार, बेस हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया आधार। मान लीजिए ये जो 90 डिग्री है ना, यहाँ से हमने सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया D। तो ध्यान रखना इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस, लंब इंटू आधार, ये किसके बराबर होता है, ये जो कर्ण दिया हुआ है ना कर्ण AC इंटू ये जो आपने लंब डाला है ना BD परपेंडिकुलर, इसके इक्वल होगा, ठीक है ना, इसके इक्वल होता है, मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर, इन दोनों का मल्टीप्लाई AC इंटू BD, इन दोनों का मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आपसे क्या कहा गया, नहर की चौड़ाई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 90 के सामने वाली साइड कितनी है 100 मीटर, तो 30 के सामने वाली साइड हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, मतलब कितनी हो जाएगी 50 मीटर। 60 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, सर ये हो जाएगी 50/√3 मीटर। 30 के सामने जितना भी होता है 60 के सामने √3 टाइम्स। अब बताओ 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो तो क्या कहलाएगी, कर्ण हाइपोटेनियस हो गया। इन दोनों में से किसी भी एक को लंब मान लो और किसी भी एक को क्या मान लो, आधार मान लो। अब हमसे नहर की चौड़ाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूछी गई है हमसे, ठीक है ना, ये पूछी गई है। तो अभी भी बताया था इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा लंब और आधार का, मतलब 50 × 50√3, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोटेनियस कर्ण इंटू, कर्ण कितना दिया हुआ है, सर ये दिया हुआ है 100 मीटर, कर्ण इंटू ये जो उसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, सर इसको हम लोग नाम दे देते हैं D, इसको AD मान लो, है ना, AD मान लिया इसको। 50 से काट दो, 50 से 2 टाइम्स और 2 से कितने बार 25 टाइम्स, तो आंसर कितना आने वाला है, AD की लेंथ आ जाएगी 25/√3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन। चलो ठीक है दोस्तों, बाकी बातें फिर हम लोग कल की क्लास में करेंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी तब करेंगे, ठीक है ना। और अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग 6 और 7 जो स्लाइड दे रखी है, PPT दे रखी है, वो आप लोग देख लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना और हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।